हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 10th का मैथ्स कर रहे हैं हम। चैप्टर है आपका जो मिक्स क्वेश्चंस हैं वही कर रहे हैं बेसिकली, और पेपर हम सॉल्व कर रहे हैं। कौन सा पेपर है? 2023 का पेपर है आपका, जो बोर्ड एग्जाम्स में आया था बच्चों, तो उसी को सॉल्व कर रहे हैं हम। और ये देखिए, एक क्वेश्चन था जो हम कर रहे थे प्रीवियस सेशन में, और इसको मैंने होमवर्क के लिए भी दिया था आपको। उम्मीद करता हूं आपने इसको जरूर सॉल्व किया होगा। तो जिस बच्चे ने इसको सॉल्व किया है, आंसर आप बता देंगे। तो जिसने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, जल्दी से मुझे आंसर बता दीजिए। फिर से मैं एक बार यहाँ पे आपको बता देता हूँ क्वेश्चन क्या है। पानी से आंशिक भरे एक बेलनाकार बर्तन में 5 सेंटीमीटर व्यास का एक गोला डाला गया। बर्तन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है। यदि गोला पूर्णतः डूबता हो तो पानी का स्तर कितना बढ़ जाएगा, ये आपको बताना है। यानी a sphere of diameter 5 centimeter is dropped into a cylindrical vessel partly filled with water. The diameter of the base of the vessel is 10 centimeter. If the sphere is completely submerged, by how much will the level of water rise? डायग्राम इसका बनाया था हमने, उसकी मदद से इसको समझा था। तो जल्दी से आप इसका आंसर मुझे बता दीजिए, और जिन बच्चों ने नहीं किया है अभी तक सॉल्व, फटाफट इसका डायग्राम बनाइए और फॉर्मूला लिखना है आपको। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए, इजीली आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो फटाफट इसका आंसर बताइए मुझे क्या होगा। तो ठीक है बच्चों, देखिए इसका डायग्राम मैं आपको बना देता हूं ताकि आप चेक कर सकें कि बेसिकली ये है क्या, बोला क्या गया है हमको। उसके बाद क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा बच्चों आपको। ठीक है, ये क्या है? ये एक बेलन है। ठीक है, बेलनाकार बर्तन है। इसमें कुछ पानी यहाँ पे है। ठीक है, कुछ पानी इस बर्तन के अंदर है, और इसमें एक स्फेयर डाल दिया गया है। ठीक है, क्या गया? थोड़ा और हम बेहतर तरीके से, ये इसमें एक स्फेयर डाल दिया गया है। तो बात को समझना बच्चों कि जो हमारे पास यहाँ पे पानी था, मान लीजिए पहले इसमें इस लेवल तक था पानी। ठीक है, इस लेवल तक पानी भरा पड़ा था। जैसे ही हमने स्फेयर डाला तो बोल रहे हैं स्फेयर, ये गोला पूरा डूब गया है और पानी कुछ ऊपर उठ गया है। हमें नहीं पता कितना ऊपर उठा है, तो हम मान लेते हैं इतना पानी ऊपर उठ गया है, अब यहां तक आ गया है। पहले यहां तक था, अब इतना ऊपर आ गया है। तो अगर मैं हाइट में बात करूं, तो ये मान लीजिए जो पानी का लेवल राइज हुआ है वो h हाइट तक हुआ है। कितने हाइट तक? हाइट h तक राइज हुआ है। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, जो गिवन है उसको देखिए। भाई डायमीटर गिवन है, यानी व्यास गिवन है किसका? एक तो बेलनाकार बर्तन में जो गोला डाला गया है इसका व्यास, यानी ये ये डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, और जो बेलनाकार बर्तन है उसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर। ये चीज आपको दी गई है, और ये जो जितना पानी का लेवल यानी h को आपको बताना है। तो इसको आप किस तरह से कर सकते हैं? तो सबसे पहले जो पानी का स्तर बढ़ा है, वो आप लिख सकते हैं, माना पानी का पानी का बढ़ा हुआ जो पानी का लेवल राइज हुआ वो कितना हुआ? h मान सकते हैं हम। ठीक है, क्या h सेंटीमीटर आपने मान लिया, क्योंकि सब चीज सेंटीमीटर में दी है। तो h सेंटीमीटर ये बढ़ा हुआ स्तर हो सकता है। अब एक चीज समझना, जो यहाँ पे क्या डाला गया है, इसमें एक गोला डाला गया है। ठीक है, एक गोला डाला गया है। तो जो गोला डाला गया है उसका आपके पास यहाँ पे गिवन है। क्या गिवन है? गोले का व्यास। ठीक है, यानी रेडियस ऑफ स्फेयर।
रेडियस डायमीटर ऑफ स्फीयर आपको 5 सेंटीमीटर दिया है, तो गोले की त्रिज्या कितनी होगी, यानी रेडियस ऑफ स्फीयर, गोले की त्रिज्या, इसको R1 से डिनोट कर दीजिए। ये कितनी आ जाएगी, 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर आ गई गोले की त्रिज्या। अब दूसरी चीज हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है बेलन। तो बेलनाकार बर्तन का व्यास तो कितना है, ये 10 सेंटीमीटर है। तो बेलनाकार बर्तन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, इसको R2 मान लेते हैं, 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। ये क्लियर है? जो जो दिया है वो लिख लीजिए। लिख लिया हमने। अब मैंने आपको बताया भी था कि भाई अगर हम ये स्फेयर इस बाल्टी में डालेंगे तो क्या होगा, जितना आयतन इस स्फेयर का है, जितनी वॉल्यूम इस स्फेयर की है, उतना ही पानी, उतनी ही वॉल्यूम का पानी ऊपर चढ़ जाएगा। तो मतलब क्या है, स्फीयर की जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर होगी, वो होगी जो बेलनाकार बर्तन है जिसमें जितना पानी का लेवल राइज हुआ है उसके बराबर होगी। ठीक है, तो आप यहां पे इन दोनों को इक्वेट करके इसका आंसर निकाल सकते हैं। फटाफट पहले यहां तक नोट डाउन कीजिए, ये जो हमें गिवन है वो लिखा है हमने अभी। पूर्णतया डूब जाता है तो क्या होगा, अगर गोला पूरी तरह पानी में डूब जाता है तो भाई जो गोले का क्या है, गोले का आयतन, ठीक है, गोले का आयतन यानी वॉल्यूम ऑफ स्फेयर किसके बराबर हो जाएगी, बेलनाकार बर्तन का आयतन। बेलनाकार बर्तन के आयतन के बराबर तो हो जाएगा, लेकिन कंडीशन है बच्चों, कितने आयतन, कितना पोर्शन होगा बेलनाकार बर्तन का, जितना पानी का स्तर बढ़ा है, सिर्फ उतने ही बेलनाकार बर्तन, देखिए बेलनाकार बर्तन पूरे बर्तन का आयतन के बराबर नहीं होगा, बल्कि सिर्फ इतने बर्तन के आयतन के बराबर होगा। ये देखिए जो मैं रेड पेन से मार्क कर रहा हूं, सिर्फ यही तो लेवल उठा है पानी का, है ना, सिर्फ इतना ही लेवल उठा है। तो बस इस बेलनाकार बर्तन का जो आयतन आएगा वो गोले के आयतन के बराबर होगा। ये चीज समझनी है। तो जो गोले का आयतन है उसका आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, और जो बेलनाकार बर्तन का आयतन है उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, है ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। और ये हो गया वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। अब बच्चों देखिए फॉर्मूले हम बार बार लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, है ना, तो फॉर्मूले तो आपको पता लग गए। अब फटाफट इसका फॉर्मूला लिखिए, सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बचा है, और मुझे बताइए एच की वैल्यू क्या आएगी। तो बच्चों आंसर तो आ गया आपका, है ना, एच की वैल्यू निकालनी है हमें, क्या आ जाएगी एच की वैल्यू। देखिए फॉर्मूला आपको पता है, स्फीयर का आयतन क्या होता है, 4/3πr² है ना, और जो इसका रेडियस है, इसकी त्रिज्या है, उसको हमने R1 से डिनोट किया था। ये चीजें याद रखने वाली हैं, तो इसको R1 लिख दिया हमने। बेलन का जो आयतन है वो क्या होता है, πr²h, यही होता है, और ये है R2, इतना है, ये R2 हो जाएगा।
अब देखिए पाई से पाई हमने यहाँ पे कैंसिल आउट कर दिया है, काट दिया है, तो क्या बच गया 4/3 इंटू R1 कितना है 5/2 है, लिख लीजिए इसको 5/2 और इसका क्यूब यहाँ पे लिखेंगे। ये है 5, इसका स्क्वायर इंटू एच की तो हमें वैल्यू चाहिए है ना। तो अब क्या करेंगे, इसको एक्सपेंड करके लिख देंगे, कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 5/2 इंटू 5/2 इंटू 5/2, 3 बारी मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे कितना है, ये है 5, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, बच्चों 5 से ये 5 कट गया, एक 5 से ये 5 कट गया, 2 दूनी 4, और कुछ तो नहीं कट रहा है, क्या आ जाएगा, ये h के बराबर है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर में कितना है 5 है और डिनोमिनेटर में कितना है 3 दूनी 6 है, तो ये आ जाएगा h। ठीक है, तो h कितना आ गया, h आ गया 5/6 सेंटीमीटर। यही तो निकालना था, h क्या है, हमने माना था ना बड़ा हुआ स्तर h मान लिया, तो ये इतने सेंटीमीटर आपका आंसर आ गया, नोट डाउन कर लीजिए। एंड में आपको लिखना है अतः बड़ा हुआ स्तर 5/6 सेंटीमीटर है, ये प्रॉपर आप लिखेंगे बच्चों, तभी आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। अतः पानी का बड़ा हुआ स्तर 5/6 सेंटीमीटर है, ऐसे लिखना है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है बच्चों। तो बच्चों ये सबने कर लिया है नोट डाउन, आगे करते हैं। देखिए अगला सवाल क्या है आपके पास, यहाँ पे आपके पास 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कितने 5 मार्क्स के। क्या बोला गया है भाई, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कौन से चैप्टर से है ये आप पता लगा सकते हैं इजीली, है ना। यहाँ पे स्ट्रीम वाला क्वेश्चन आपको दिया गया है। अब बच्चों समझना कि कुछ बच्चों को ये आसान लगते हैं क्वेश्चन, है ना, स्ट्रीम वाले, कुछ बच्चों को थोड़े ही टफ लगते हैं, डिफिकल्ट लगते हैं। हालांकि हमने कवर सारे किए हैं क्वेश्चंस, और डिफिकल्ट अब कोई भी नहीं लगना चाहिए, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको क्या फायदा है, ये जो क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं इसी के कंपैरिजन में हमें इसी के कंपैरिजन में बोल सकते हैं या फिर ऑप्शन में बोल सकते हैं, और करके एक क्वेश्चन और दिया गया है सेम चैप्टर से। तो आपको क्या करना है कि या तो ये क्वेश्चन करिए या वो दूसरा जो दिया गया है वो करेंगे, आपको मार्क्स सेम मिलेंगे। ठीक है, 5 मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए अगर स्ट्रीम वाले की बात करें, एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है, 13 घंटे में 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है, धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बच्चों देखिए 2 कंडीशंस इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दी होती हैं, दैट मीन्स 2 इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो कौन से क्वेश्चन से हुआ, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, है ना, उस चैप्टर नंबर 3 जो आपका है उससे ये क्वेश्चन है। तो इजीली आप कर सकते हैं अगर आप ये 2 इक्वेशन बनाने में सक्सेस हो गए तो। थोड़ा इसमें स्ट्रीम में क्या होता है कि भाई जो आपकी स्थिर धारा में जो बोट की चाल होती है वो आप x मान लेते हैं, और यहाँ पे दोनों ही चीज मूविंग होती है ना, यहाँ पे करंट भी मूव कर रहा होता है, बोट भी मूव कर रहा होता है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, लेकिन इसको हम जरूर करेंगे। एक बार इसके ऑप्शन में देखते हैं आपको क्या मिला है। ये देखिए ये क्वेश्चन है, इसके ऑप्शन में यहाँ पे लिखा होगा अथवा, ठीक है, अथवा या और, मतलब या तो वो कर सकते थे या ये कर सकते थे। अब उसके कंपैरिजन में बहुत ही इजी सा क्वेश्चन आपको दिया गया है। क्या बोला है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to the both the numerator and the denominator।
If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5/6. Find the fraction. ठीक है, find the fraction. तो इसको, ये थोड़ा कट गया है बच्चों, मैं यहाँ पे लिख देता हूं आपके लिए, find the fraction. ठीक है, ये लिखा हुआ था यहाँ पे। तो फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन आपको फाइंड करनी है। तो यहां भी दो कंडीशंस दी हुई हैं, आप देख सकते हैं। क्या बोला गया है, सरल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊं तो बोला गया है कि भाई एक फ्रैक्शन है आपके पास, ठीक है, एक भिन्न है आपके पास, उसको आप x बटे y मान सकते हैं। यानी जो अंश है वो x हो जाएगा और जो हर है वो y हो जाएगा। उसके बाद क्या बोला गया है कि भाई अंश और हर में अगर दो जोड़ दिया जाए, ठीक है, दो ऐड करेंगे सेपरेटली, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में दो दो ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो फ्रैक्शन बन जाता है 9/11। और अगर दोनों में तीन तीन जोड़ दिया जाए, 3 ऐड कर दिया जाए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो फ्रैक्शन बनती है 5/6। आपको जो फ्रैक्शन दी हुई है वो बतानी है, कंडीशन आपको लगा के दे दी गई है। फटाफट इसको सॉल्व करके बताइए क्या आंसर आता है आपका। तो ठीक है बच्चों, आपने देखिए सॉल्व करना तो स्टार्ट किया होगा इसको, है कि नहीं। तो देखिए कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं, साथ साथ चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसमें फाइंड आउट क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है वो भिन्न। तो इसको हम मान लेते हैं x बटे वाई, है ना। आप लिख लीजिए, माना अभीष्ट भिन्न, माना अभीष्ट भिन्न क्या हो जाएगी, x बटे वाई है, ठीक है। अभीष्ट भिन्न x बटे वाई मान लिया है हमने। उसके बाद आप मुझे बताइए, अगर x बटे वाई कोई भिन्न है तो इसमें अंश क्या होगा, अंश, अंश पता है ना, न्यूमरेटर n से भी डिनोट करते हैं। ये x हो जाएगा, जो ऊपर होता है वो होता है न्यूमरेटर, ठीक है। और हर क्या हो जाएगा बच्चों, हर यानी डिनोमिनेटर, ये y हो जाएगा। इतना क्लियर है। अगर भिन्न हमने माना है, लेट द फ्रैक्शन बी x बाय वाई, x अपॉन वाई, तो न्यूमरेटर जो है वो x हो जाएगा और डिनोमिनेटर y हो जाएगा, भिन्न यानी फ्रैक्शन, है ना बच्चों। तो अब आपको दो कंडीशंस यहां पे दी गई है ना। तो केस वन जो है, ठीक है, जो केस वन है, इसमें क्या बोला गया है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में दो जोड़ दिया जाए, ठीक है, अंश और हर, ये भिन्न हो गया, ये अंश हो गया, ये हर हो गया, दोनों में हम दो जोड़ देते हैं, दोनों में ऐड कर दिया दो दो, तो ये भिन्न कितनी हो जाएगी बच्चों, ये हो जाएगी आपकी 9/11, 9/11, ठीक है। अगर केस टू की बात करें हम, तो भिन्न है यही x बटे वाई, और अगर दोनों में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तीन तीन जोड़ेंगे तो फिर भिन्न हो जाएगी 5/6। ये दो केस आए हैं। अब यहां से देखिए, जैसे पहला केस है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, इससे एक इक्वेशन आ जाएगी आपकी, ठीक है। दूसरे से भी यही करेंगे कि इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इससे भी एक इक्वेशन आ जाएगी। कैसी इक्वेशन होगी, लीनियर इक्वेशन होगी, टू वेरिएबल वाली होगी, और हमें पेयर मिल जाएगा इक्वेशन का, है ना। इसीलिए तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये चैप्टर है, क्योंकि हमें चाहिए पेयर इस इक्वेशन का, ताकि हम इसमें x और y की वैल्यू निकाल सकें। वही तो निकालना है, x और y की वैल्यू आ गई तो हमारा आंसर आ गया। तो यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फटाफट इसको सॉल्व कर लेंगे अब हम, और उसके बाद ये दोनों इक्वेशन हम निकाल लेंगे। चलिए नोट डाउन कीजिए इसको। तो बच्चों क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को।
कुछ डाउट बीच में आ रहा हो पूछ सकते हैं आप। देखिए अब x+2/y+2 इज इक्वल टू 9/11 है, इसको सॉल्व करते हैं। x+2y+2 9/11 है, पहली कंडीशन थी ये। इसको हल कीजिए, देखते हैं क्या आता है हमारे पास। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 11 इधर चला जाएगा, x+2 और 9 इंटू y+2 ये आ गया। अंदर लेके जाएंगे 11 को, 11x प्लस 11 दूनी 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, 9 दूनी 18 होता है ना। अब लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे x और y की टर्म्स को, तो 11x माइनस 9y, और राइट हैंड साइड 18 है तो 22 को भी राइट हैंड साइड ले आएंगे। ठीक है, ये बच जाएगा, कितना आ गया 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। इसको हम बोल देंगे ये हमारा समीकरण 1 आ गया है। क्या आ गया, समीकरण 1 आ गया। अगर आप चाहते हैं तो इस 4 को भी लेफ्ट हैंड साइड ही ले आइए और 11x माइनस 9y माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 0 ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। उसके बाद दूसरा जो हमारा समीकरण था वो यहां से आएगा, 3 जोड़ के दोनों में 5/6 आया है ना। तो यहां पे आप क्या करेंगे, x+3 बाय y+3 इज इक्वल टू 5/6 ये है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा इधर, x+3 5 इंटू y+3 आ गया यहाँ इतना। इसके बाद क्या करना है बच्चों, इसके बाद देखिए 6 को अंदर लेके जाइए ब्रैकेट के, 6x प्लस 6 18 इज इक्वल टू 5y प्लस 5 15 है कि नहीं। उसके बाद यहां पे आप क्या करेंगे, देखिए 6x माइनस 5y इज इक्वल टू ये है 15, और 18 को इस तरफ लेके जाइए तो -18 हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3। ये समीकरण 2 हो गया। 2 समीकरण आ गए, समीकरण 1 ये रहा, समीकरण 2 ये रहा। तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से हम इसको सॉल्व करेंगे, मतलब x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आते हैं, आपके पास एक्चुअली 3 तरीके आते हैं। कौन से आते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड आपने सीखा होगा, एक एलिमिनेशन मेथड सीखा होगा, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा होगा। कोई भी मेथड से आप निकाल सकते हैं जो आपको सुटेबल लगे, एनी मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं बच्चों, एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि या तो जो x का वेरिएबल है, x का जो कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 11 है, इन दोनों को सेम बना लेंगे। कैसे बनाएंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस इक्वेशन को 11 से, पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, या फिर जो y के कोफिशिएंट है उनको सेम बना लेंगे। जैसे 9 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ -9, यहाँ -5, तो क्या करेंगे, 9 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब ये फर्स्ट को 5 से करेंगे और सेकंड इक्वेशन है इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर जो y वाली टर्म है वो एलिमिनेट हो जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, फिर x की वैल्यू पुट करेंगे किसी भी एक समीकरण में, y की वैल्यू आ जाएगी। दैट इज योर एलिमिनेशन मेथड। अगर हम करें सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, बाय ट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम क्या करेंगे भाई, जो हमारे पास समीकरण 2 है ना, उसी का आगे यूज करेंगे। देखिए 6x इज इक्वल टू, काम करते हैं यहां पे हम लिख लेते हैं इसको, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन 2, समीकरण 2 से हम क्या करेंगे, 6x इज इक्वल टू -3 प्लस 5y, और x कितना आ जाएगा यहां से, -3 प्लस 5y बाय 6। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं विद हेल्प ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड।
ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x की वैल्यू या y की वैल्यू कोई भी वैल्यू निकाल लेंगे और उसको दूसरे समीकरण में पुट कर देंगे, है ना। तो जैसे यहां से x की वैल्यू निकाली -3 + 5y/6 और इसको यहाँ पे समीकरण 1 में जो है x कहाँ पे है, यहाँ पे, तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करेंगे तो देखिए ये y की टर्म्स में आ जाएगा, ये y की टर्म में ऑलरेडी है, तो y की वैल्यू आ जाएगी इससे, ठीक है। उसके बाद जब y की वैल्यू आ जाएगी तो हम किसी भी एक समीकरण में y की वैल्यू रख देंगे तो x की आ जाएगी। पहले फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया बच्चों, ये नोट डाउन कर लिया सबने। आगे देखिए इसकी वैल्यू पुट करते हैं, 11 इंटू क्या हो जाएगा, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। समीकरण 1 में x की वैल्यू रखिए तो 11 इंटू x की जगह आप क्या लिख देंगे, जो समीकरण 1 की वैल्यू आई थी, क्या आई थी, -3 + 5y/6, -3 + 5y/6, ठीक है। उसके बाद ये माइनस था ना, तो क्या था, -9y = -4, तो -9y = -4 एज इट इज, ऐसे कैसे आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 को अंदर, -11×3 = 33 प्लस कितना आ जाएगा, 11×5 = 55 y, और 6 को मैं अलग अलग लिख देता हूं, इसके नीचे भी इसके नीचे भी, -9y = -4। अब y वाली टर्म एक तरफ रख लेंगे और दूसरी टर्म्स को एक तरफ भेज देंगे, तो ये 55y/6 -9y है, -4, और ये -33/6 को राइट हैंड साइड भेजेंगे तो +33/6 आ जाएगा। ये क्लियर है। अब हम एलसीएम ले लेंगे, पूरे का ही ले लीजिए एलसीएम, ठीक है। पूरे का ही एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए ये 55y है, माइनस 9×54y आ जाएगा, यहाँ पे 54y, ये कितना आ जाएगा, 6×4 = 24, -24 + 33, ये आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं, देखिए क्या आ जाता है, 55y - 54y, सिर्फ y रह गया, इज इक्वल टू -24 + 33 कितना आ गया, 9 आ गया, तो y की वैल्यू 9 आ गई। अब एक काम करिए, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब समीकरण 1 में y की वैल्यू रखिए तो 11 कितना है ये, x, प्लस प्लस नहीं माइनस होगा यहाँ पे, -9y = -4, ठीक है। तो y की वैल्यू रख देंगे 11x - 9 इंटू y की वैल्यू 9 है, = -4, 11x कितना आ जाएगा, 9 इंटू 9 81, तो -4 + 81, इसको राइट हैंड साइड लेके जाएंगे तो 81 आ जाएगा। फिर x कितना आ जाएगा, यहाँ पे देखिए -4 + 81, तो ये 77 आ गया बटे 11, 11 × 7 = 77, x कितना आ गया, 7 आ गया। तो जो भिन्न है, फ्रैक्शन है, कितना आ जाएगा वो, देयरफॉर द फ्रैक्शन, अभिष्ट भिन्न हमने क्या मांगी थी, ये मानी थी x बटे y, है ना, x बटे y थी, तो x कितना है, 7 है, y है 9, तो जो अभिष्ट भिन्न है वो 7 बटे 9 आ जाती है। इस तरह से ये क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें कैलकुलेटिव पार्ट ज्यादा है और कुछ नहीं है, इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, और देखिए 5 मार्क्स आपको ऐसे ही मिल जाते हैं। तो अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करें बच्चों इन क्वेश्चंस की। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।